छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का विदेश दौरा लगातार जारी है और इसी सिलसिले में आज से 29 अगस्त तक दक्षिण कोरिया के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। इस दौरान राजधानी सियोल में निवेशकों के साथ राउंड टेबल मीटिंग्स में शामिल हुए। यहां मुख्यमंत्री ने ATCA यानी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर एसोसिएशन के चेयरमैन ली जे जेंग और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, फार्मा और टेक्सटाइल क्षेत्र की 60 से अधिक कंपनियों का ये बड़ा नेटवर्क है। मुख्यमंत्री ने ATCA को भारत दौरे के दौरान छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया है और राज्य की निवेशक अनुकूल नीति के बारे में विस्तार से बताया। ATCA ने छत्तीसगढ़ की कंपनियों के साथ B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस साझेदारी में दिलचस्पी दिखाई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि IT, IIM, NIT और जैसे संस्थानों की मौजूदगी से यहां विश्व स्तरीय प्रतिभा उपलब्ध है। साथ ही प्लग एंड प्ले सुविधा और मजबूत लॉजिस्टिक नेटवर्क छत्तीसगढ़ को रिसर्च और डेवलपमेंट का बेहतर बना रहे हैं। तजीन मेरी सहयोगी हमारे साथ पूरी जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। तजीन, मुख्यमंत्री का विदेश दौरा लगातार जारी है और ये आखिरी पड़ाव जापान के बाद दक्षिण कोरिया पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। दक्षिण कोरिया में क्या कुछ खास रहा इस दौरे में? जी बिल्कुल शिवानी, देखिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो 10 दिनों के विदेश दौरे पर थे और ऐसे में उन्होंने पहले जापान जाकर जापान को उन्होंने दौरा किया। वहां पर जो इन्वेस्टर्स को जो है वहां पे इनवाइट किया, चीजों को समझाया और उसके बाद जो है आज वो दक्षिण कोरिया पहुंचे हुए थे और दक्षिण कोरिया पहुंचकर जो है उन्होंने आज वहां के जो सियोल में आयोजित रखा गया था जो कार्यक्रम छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट, उस पर उन्होंने भाग लिया और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि इसमें जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वहाँ के जो दक्षिण कोरियाई कंपनियों को जो है छत्तीसगढ़ में असीम जो संभावनाएं हैं यहाँ पर इन्वेस्टर्स की, उसको कहीं ना कहीं उन्होंने वहाँ पर बताया और इसके साथ ही निवेश के क्या कुछ फायदे रहेंगे ये भी वहाँ पर उन्होंने समझाया। क्योंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधन जो है वो कहीं ना कहीं काफी समृद्ध है और ऐसे में ऑटोमोबाइल क्षेत्र हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के लिए कहीं ना कहीं काफी ये अहम भी हो जाता है और इस तरीके से छत्तीसगढ़ राज्य में कहीं ना कहीं काफी मात्रा में जो लिथियम है वो भी यहाँ पर पाया जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए और नई जो पीढ़ी है उसको कहीं ना कहीं गति देने में जो है ये फायदेमंद साबित हो सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं CM साय जो है वहाँ पर नई औद्योगिक नीति जो 2024 से 30 है उसके तहत जो है नई स्किलिंग, नई तकनीक, नई वैश्विक सहयोग जो है उसको एक नई दिशा देने के लिए CM साय जो है लगातार ये दौरे कर रहे हैं और आज उनका जो है दक्षिण कोरिया का दौरा है। 29 अगस्त तक जो है वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे और इस तरीके से जो वहाँ पर इन्वेस्टर्स के साथ जो है वो बैठक करेंगे, वहाँ की चीजों को समझेंगे, छत्तीसगढ़ की चीजों को वहाँ पर साझा करेंगे और उसके बाद जो है वो दिल्ली रवाना हो जाएंगे। 30 अगस्त को जो उनका ये दौरा है वो खत्म हो जाएगा शिवानी। और देखने वाली बात होगी कि इस दौरे से जो है छत्तीसगढ़ को कितना कुछ फायदा होगा, आगे कितने इन्वेस्टर्स जो है वो छत्तीसगढ़ को मिलेंगे। क्योंकि लगातार जापान की राजधानी टोक्यो में भी जब पहुंचे थे मुख्यमंत्री तो वहां भी वो निवेशकों से मुलाकात की उन्होंने और उसके बारे में भी तमाम जानकारी वहां से साझा की और इसके बाद अब वो जब दक्षिण कोरिया पहुंचे हैं तो वहां भी निवेशकों से मुलाकात कर रहे हैं। फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल समेत कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें कंडक्टर्स भी आते हैं। इन तमाम वो क्षेत्र हैं जिसमें मुख्यमंत्री निवेश को बुलावा देना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में। तजीन, इसके साथ छत्तीसगढ़ को रिसर्च एंड डेवलपमेंट का केंद्र बनाने की बात भी कह रहे हैं मुख्यमंत्री। किन सब्जेक्ट्स की रिसर्च संभव है? क्या मिनरल्स की बात हो रही है छत्तीसगढ़ में या कोई और क्षेत्र है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से रिसर्च की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अलग अलग सेमीकंडक्टर्स में चाहे फिर फार्मा हो, टेक्सटाइल हो या फिर यहाँ पर IT, IIM, NIT जैसे जितने भी जो यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है के अलावा जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर होने वाले हैं, जो लॉजिस्टिक्स नेटवर्क है, कहीं ना कहीं इन सभी को बढ़ावा देना और जिस तरीके से रिसर्च की अगर बात की जा रही है तो यहाँ पर फिर चाहे वो AI डाटा हब बनाने की बात हो या फिर रिसर्च सेंटर बनाने की बात हो, तो काफी जो चीजें यहाँ पर छत्तीसगढ़ में नहीं विकसित हो पाई थी तो उस चीजों को यहाँ पर बाकी जो स्टेट से कंपेयर करके तो यहाँ पर चीजों को लाया जा रहा है ताकि यहाँ पे छत्तीसगढ़ के विकास में जो है तो निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश करने के लिए
प्रेरित करने के लिए मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हैं और निवेश के कितने आसार हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज है छत्तीसगढ़ में, इन तमाम मुद्दों का जिक्र वो लगातार निवेशकों के साथ कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्र में निवेश आने से छत्तीसगढ़ में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और प्रदेश की वृद्धि में, डेवलपमेंट में भी काफी मदद मिलेगी। और मुख्यमंत्री साई सरकार की ये एक बेहद सराहनीय पहल है। हालांकि इसको लेकर प्रदेश में राजनीति भी खूब हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री जब लौट कर आएंगे और जब इस बारे में विस्तृत जानकारी साझा करेंगे कि विदेश दौरे में वो कितने सफल रहे, कितने निवेशकों को लुफा पाए, तब सारी बातें निकल के सामने आएंगी। बहुत शुक्रिया तजीन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। रायपुर में कांग्रेस के वोट चोरी के आरोप पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वोट चोरी की बात कहना लोकतंत्र का अपमान है, जनता का अपमान है। चुनाव में पेटी लूट कर ले जाने वाली कांग्रेस पार्टी आज ऐसा आरोप लगा रही है। कांग्रेस अपनी विफलता को जनता पर थोपने की कोशिश कर रही है। वास्तविकता यह है कि जनता कांग्रेस पार्टी से दूर जा चुकी है। वोट चोरी की बात कहना ये लोकतंत्र का अपमान है, जनता का अपमान है, जनादेश का अपमान है, संविधान का अपमान है। जमाना वोट चोरी करा करते थे, बूथ कैप्चरिंग होती थी, पेटी लूट कर ले जाने वाले ये पार्टी के लोग आज इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। ये नक है, ये अपनी कमजोरी, अपनी विफलता को जनता पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वोट चोरी का आरोप लगाना यह जनादेश का, जनता का अपमान है जो बार बार कांग्रेस पार्टी कर रही है। वास्तविकता यह है कि जनता कांग्रेस पार्टी से दूर जा चुकी है। और अगली खबर बस्तर से। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सरहद पर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गढ़चिरौली और नारायणपुर जिले की सीमा पर बुधवार को करीब 8 घंटे तक मुठभेड़ चली। इस एनकाउंटर में जवानों ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया, जिनमें 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। सूत्रों से मिली गुप्त जानकारी के आधार पर गढ़चिरौली पुलिस की C-60 यूनिट और CRPF की QAT टीम को कोपरशी के जंगलों में तलाशी अभियान पर भेजा गया था। इसी दौरान नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मोर्चा संभाला। दोनों तरफ से घंटों चली गोलीबारी में 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। मौके से SLR, इंसास और 303 राइफल समेत 4 हथियार भी बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि मारे गए नक्सली गड्ढा दलम और कंपनी नंबर 10 से जुड़े हुए थे। भारी बारिश और कठिन इलाकों के बावजूद जवानों ने ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इलाके में अभी भी तलाशी अभियान लगातार जारी है ताकि बाकी छिपे नक्सलियों को पकड़ा जा सके। ये कार्रवाई सुरक्षा बलों की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। सुभाष रतनपाल मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष, गुप्त सूचना के आधार पर ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है, क्या कुछ अपडेट है? जी शिवानी, ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बॉर्डर में गांव है गढ़चिरौली, जो नारायणपुर बॉर्डर भी, वहां पर सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि कुछ माओवादियों की वहां पर मौजूदगी दर्ज की गई है, जिसकी सूचना के आधार पे जो है जवान निकले थे सर्चिंग अभियान पर। और जवानों को देखकर नक्सलियों ने जो फायरिंग ओपन कर दी और जवाबी मुठभेड़ में 4 नक्सली जवानों ने मार गिराए हैं। और जो पास से 1 इंसास और 303 बरामद हुई है, जिनमें 3 महिला नक्सली हैं और 1 पुरुष नक्सली है। ठीक है। और सुभाष, किस आधार पर यह कहा जा रहा है कि इलाके में और भी नक्सली छुपे हो सकते हैं और लेकर किस तरह से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है पूरे इलाके में? शिवानी, क्योंकि अभी बस्तर में जो है बेहद मतलब बाढ़ग्रस्त एरिया हो चुका है बस्तर, उस बीच भी नक्सलियों की सूचना जैसे मिलती है और नक्सलियों की मूवमेंट बढ़ी हुई है, क्योंकि नक्सली अपने आप को छुपाने के लिए यहां से वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं। उस आधार पर जो है सर्च पर निकलती है टीम और इसी सूचना के आधार पर वहां पर ये बटा पहुंची थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ मुठभेड़ में जवानों को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां 4 नक्सलियों को किया, जिसमें 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल थी।
और बस्तर में पहली बार बाढ़ से बचाव के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया, जिसमें एसडीआरएफ की टीम ने 67 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। बस्तर जिले के लोहंडीगुड़ा क्षेत्र, केशलूर एवं दरभा क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। अचानक बढ़े जलस्तर से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस दौरान प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए विभिन्न स्थानों पर फंसे लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया है। जानकारी के अनुसार एक बस में फंसे 45 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। वहीं बीच धार में फंसी एक मोटरसाइकिल सवार को भी रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला। इसके साथ ही मादरगांव में बस्तर कलेक्टर हरीश एस एवं पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा की उपस्थिति में 16 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एयर की भी मदद ली गई, जिसमें 6 लोगों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से सुरक्षित निकाला गया। और रायपुर में आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ा। अग्रसेन चौक वाले गणेश जी का मंदिर भव्य रूप से सजाया गया है। मंदिर के अंदर रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी की प्रतिमा भी विराजित की गई है। गणेश मंदिर में विराजित गणेश जी का विशेष श्रृंगार किया गया है। रायपुर के सभी मंदिरों में भक्तों ने गणेश जी की पूजा अर्चना की। वहीं रायगढ़ में भी गणेश उत्सव को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन और पुलिस की ओर से शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। ये बैठक पुलिस कंट्रोल रूम में हुई, जिसकी अध्यक्षता नगर पुलिस अधीक्षक मयंक मिश्रा ने की। बैठक में नगर निगम, विद्युत विभाग, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न गणेश उत्सव समितियों के सदस्य मौजूद रहे। नगर पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रतिमा स्थापना से लेकर विसर्जन तक सभी आयोजन मर्यादा और गरिमा के साथ पूरे किए जाएं। सभी समितियों को अपने कार्यक्रम की जानकारी संबंधित थाना क्षेत्र को देने और प्रशासनिक निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। ध्वनि यंत्रों के उपयोग में न्यायालय की गाइडलाइंस का पालन जरूरी होगा और रात में तेज आवाज में डीजे बजाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी पंडाल के कारण यातायात अवरुद्ध नहीं होना चाहिए और पंडालों में फूहड़ गानों या शराब सेवन की अनुमति नहीं होगी। विद्युत विभाग ने समितियों को सुरक्षित अस्थायी कनेक्शन और तारों की सुरक्षित टेपिंग करने के निर्देश भी दिए हैं। नगर निगम ने स्वच्छता बनाए रखने, डस्टबिन रखने और प्लास्टिक का उपयोग न करने की अपील की। बैठक में यह भी तय किया गया कि जबरन चंदा वसूली पर रोक रहेगी और शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र में नेत्रहीन किशोरी से 2 ममेरे भाइयों ने दुष्कर्म किया। किशोरी के गर्भवती होने पर मामले का खुलासा हुआ। पीड़िता के साथ साथ माता पिता ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। 2.5 महीने से दोनों आरोपी गांव से फरार हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। और वोट चोरी को लेकर कांग्रेस लगातार आंदोलन कर रही है। अब छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस फर्जी वोटरों को ढूंढेगी। प्रदेश में मतदाता सूची के परीक्षण के लिए कांग्रेस ने आदेश जारी किए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सभी जिलाध्यक्षों को पत्र लिखकर हर विधानसभा की मतदाता सूची का परीक्षण कर 4 बिंदुओं में जानकारी पीसी को कहा है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के 2023 विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची में हेराफेरी का संदेह जताया है। इसके चलते अब कांग्रेसी प्रदेश भर में अभियान चलाकर फर्जी वोटरों की पहचान करेंगे। दुर्ग जिले के इस्पात नगरी भिलाई की मशहूर पावर हाउस फल मंडी में मोबाइल टावर लगाने को लेकर विवाद तेज हो गया है। मंडी के व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य पर पड़ने वाले संभावित खतरों को लेकर विरोध शुरू कर दिया है। दरअसल मंडी के एक व्यवसायी अलीमुद्दीन ने अपनी दुकान पर ऊपर मोबाइल टावर लगवाने की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन जैसे ही आसपास के व्यापारियों और रहवासियों को इसकी जानकारी मिली, उन्होंने इसका विरोध किया। विरोध जताते हुए पवन सुत होलसेल फल व्यापारी संघ ने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि मोबाइल टावर से निकलने वाला रेडिएशन मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकता है। व्यापारियों ने यह भी कहा कि मंडी से न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी फल सप्लाई होता है। टावर लगने से स्वास्थ्य जोखिम के साथ साथ मंडी का व्यापार भी प्रभावित होगा। सभी ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है।
फल मंडी अपने कैंप टू भिलाई में, जो कि ये सूर्या नगर सतनाम मोहल्ला घनी बस्ती के बीच में है। यहाँ एक स्थानीय व्यवसायी अलीम जी द्वारा मोबाइल टावर लगाया जा रहा है, जिससे बस्ती वालों को और मंडी वालों को यह आशंका है कि इसमें रेडिएशन फैलने का खतरा है। इसलिए यहाँ उनसे संबंधित व्यवसायी से 2-3 बार चर्चा की गई, लेकिन उन्होंने हाँ बोल के फिर भी जो है रात में काम करके टावर को खड़ा किया जा रहा है, जिससे कि बीमारी विकिरण रेडिएशन का खतरा है। इसलिए हम लोग का आग्रह है, बस्ती वालों का विरोध है, फल मंडी का विरोध है कि इस मोबाइल टावर को यहाँ से हटा के किसी ओपन प्लेस में लगा दिया जाए। CSP TI को ज्ञापन दिए हैं, क्योंकि 2-3 दिन छुट्टी थी, इसलिए कमिश्नर साहब को ये ज्ञापन अभी नहीं जा पाया। बाकी कलेक्टर महोदय को जानकारी कलेक्टर जलदर्शन में दे दी गई है। पब्लिक के साथ है, हम साथ पब्लिक की बात सुनना है अपने को। रेडिएशन फैलने के कारण से बाल बच्चे को बहुत सारे समस्या आती है, पब्लिक को समस्या आती है। इनकी वजह से हम लोग सब एक साथ मिल के उसके विरोध कर रहे हैं, और सामने वाला नहीं मान रहा, कोई जाओ जो कर रहा है उखाड़ करना जो कर लो बोलता है। तो हम लोग अपने हिसाब से कलेक्टर जी को, SP साहब को, CSP साहब को, TI साहब को आवेदन दिए थे। अब त्योहार के वजह से वो लोग अभी फिलहाल तो आ नहीं पाए हैं, शायद आगे त्योहार के बाद सहयोग करेंगे। बस्तर में बोधघाट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें पुलिस ने बकावंड इलाके के 2 युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 21.664 किलो गांजा बरामद किया गया है। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बस्तर पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। थाना बोधघाट पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपी के पास से गांजा के साथ एक मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग ने बताया कि आरोपी बाइक से एक झोले में गांजा रखकर बिक्री के लिए ले जा रहे थे, जिस दौरान पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया। अगली खबर बेमेतरा जिले से, जहां ग्राम बिटकुली में सोमवार सुबह जीवन पटेल पुत्र तिहारू पटेल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची चंदनू पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक ने अपने ही घर में लटक कर साड़ी को फंदे के रूप में इस्तेमाल किया। आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। वहीं रायगढ़ में रेलवे ट्रैक पर गिरने से एक युवक की मौत हो गई। ये घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक रात करीब 10 बजे के आसपास रेलवे स्टेशन परिसर में पार्सल ऑफिस के पास युवक ट्रेन की चपेट में आ गया। मृतक की पहचान सोनिया नगर निवासी श्याम गोरख के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी वहां से गुजर रही थी। सायरन सुनकर युवक भागने लगा और तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ गया। हादसे में उसका एक पैर कट गया और कुछ देर बाद उसने दम तोड़ दिया। युवक पहले ऑटो ड्राइवर था और फिलहाल जिंदल स्टील के कॉन्ट्रैक्ट के तहत मजदूरी करता था। उस पर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज थे। घटना के बाद परिजनों ने मौके पर हंगामा किया और पुलिस पर दौड़ाने का आरोप लगाया। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। SP आकाश मरकाम ने कहा कि घटना की गहन जांच की जा रही है और CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। रात्रि 10 बजे के आसपास थाना कोतवाली पेट्रोलिंग के लिए रेलवे स्टेशन के पास पहुंची, तो उसे देख के श्याम गोरख भागने लगा। श्याम गोरख भागते हुए रेलवे स्टेशन चला गया और रेलवे ट्रैक को क्रॉस करते हुए मालगाड़ी से टकरा गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मामले में रायगढ़ GRP थाने में मर्ग इंटीमेशन लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जैसे उसके एक्सीडेंट का समझ में नहीं आ रहा, लेकिन लोगों के द्वारा हर प्रकार की बात सुनने को मिल रही है। तो मैं उच्च अधिकारी लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर इसकी अच्छी तरीके से जांच की जाए और इसमें सच्चाई क्या है वो सामने आए। उनका तो सर बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही है, लेकिन जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या हो रहा है। और मान लो से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसकी अच्छी से जाँच करवाएं। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ PCC चीफ दीपक बैज ने बस्तर में भारी बारिश से बनी स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है। उनका कहना है कि प्रदेश में करीब 90 से 100 साल बाद इतनी भारी बारिश हुई है। बस्तर का अधिकांश इलाका बाढ़ से प्रभावित है। कई जगहों पर सड़कें कट गई हैं और आवाजाही ठप हो चुकी है।
बैज ने कहा कि कई परिवारों को जानमाल का नुकसान झेलना पड़ा है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि राहत और बचाव कार्यों को और तेज करे और प्रभावित परिवारों को तुरंत मुआवजा मुहैया कराया जाए। इसी बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विदेश दौरे पर भी दीपक बैज ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जापान और दक्षिण कोरिया में निवेशकों से मुलाकात कर रहे हैं, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि बीजेपी सरकार बनने के बाद से प्रदेश में अब तक 4288 कंपनियां बंद हो चुकी हैं। खराब औद्योगिक नीति के कारण स्टील प्लांट, राइस मिलें और सरकारी शक्कर कारखाने बंद हो गए हैं। इसके अलावा अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के फैसले पर भी बैज ने केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जिस देश को मित्र बताते हैं वही भारत के खिलाफ इतना बड़ा आर्थिक वार कर रहा है और इसका नुकसान सीधे उद्योग और व्यापार जगत को झेलना पड़ेगा। बस्तर में भीषण बाढ़ के बीच भारतीय वायुसेना ने एक साहसिक बचाव अभियान चलाकर 6 ग्रामीणों की जान बचाई। लगातार बारिश से इंद्रावती नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया था, जिससे कई गांव जलमग्न हो गए। इसी दौरान 2 महिलाओं और एक मासूम बच्चे सहित 6 लोग अपनी कच्ची छत पर फंसे हुए थे। जिला कलेक्टर से सूचना मिलते ही वायुसेना ने MI-17V5 हेलीकॉप्टर को जगदलपुर एयरफील्ड से उड़ान भरवाई। तेज हवाओं और खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर को उतारना संभव नहीं था। ऐसे में गरुड़ कमांडो को रस्सी के सहारे नीचे उतारा गया और एक सभी ग्रामीणों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यह अभियान करीब आधे घंटे तक चला। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी विंग कमांडर देवार्थो धर ने प्रेस क्लब रायपुर में इसकी जानकारी दी और कहा कि ऑपरेशन बेहद जोखिम भरा था, लेकिन वायुसेना ने त्वरित कार्रवाई कर ग्रामीणों को सुरक्षित बचा लिया। स्थानीय लोगों और प्रशासन ने जवानों के साहस और क्षमता की सराहना की। हाल फिलहाल में कल एक रेस्क्यू मिशन भी किया गया था इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, जहां पे हमारे जो हेलीकॉप्टर्स हैं इंडियन एयरफोर्स के MI-17V5 हेलीकॉप्टर्स छत्तीसगढ़ स्टेट में तैनात है, रायपुर में, जगदलपुर में। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से हम लोग को गुजारिश आई थी कि कुछ सिटीजन्स 6 सिटीजन्स जो है ये फ्लड हिट एरियाज़ में स्ट्रैंडेड है। तो ये सूचना जैसे ही मिली है तो हमारे जो एयरफोर्स एलिमेंट है Mi-17V5 है, ये इमीडिएटली लॉन्च हुआ जगदलपुर से। इनको एक रफ एरिया का कोऑर्डिनेट मिला था, जनरल एरिया का। तो ये इंद्रावती नदी के पास अप्रॉक्सीमेट इसको रेडियल 271 और 19 नॉटिकल माइल्स दूर पे ये एयरक्राफ्ट गए। इंद्रावती नदी जो है ओवरफ्लो हो रही थी, तो वहाँ पे उन्होंने सर्च ऑपरेशन किया और वहाँ पे एक एरिया में देखा गया कि एक बड़े से एरिया में घर था, घर के ऊपर लोग स्टैंड। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश से बस्तर संभाग के कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से गीदम और बीजापुर के बीच का पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं दरभा नाला में घूमने गए लोग कार समेत बह गए। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि हालात पर मुख्यमंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं। जानकारी मिलते ही उन्होंने अधिकारियों से बात की और राहत बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए। अब तक 200 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। बस्तर में अभी 2 दिन से लगातार बारिश के कारण वहां पे पानी का बहाव काफी बढ़ गया है और कई गांव प्रभावित हुए हैं। कुछ पुलिये भी क्षतिग्रस्त हुए हैं और इसकी जानकारी हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को जैसे ही चला तो वहां से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सेक्रेटरी राजस्व से और कमिश्नर से बात की और बाढ़ का जायजा भी लिया और राहत कार्य को तेज करने और लोगों के बचाव के लिए निर्देश दिए हैं। और मेरी भी बात जो है आज। और छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखती है जनतंत्र टीवी। नमस्कार।